प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक इसको पढ़ेंगे। यह एक जीवनी है। जीवनी क्या होता है? किसी के जीवन पर आधारित। तो ये भगिनी निवेदिता के जीवन पर आधारित है। तो आइए देखते हैं भगिनी निवेदिता कौन थी, उन्होंने क्या किया और वो नारी शक्ति की प्रतीक कैसे बनी। तो आइए पढ़ते हैं। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। यानी कि हमारे देश की तो बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है, लेकिन एक विदेशी महिला जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया वो अपने आप में एक अनूठा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर यानी उनके बुलावे पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। यानी भारत की जो महिलाएं थी वो अनपढ़ थी और स्वामी विवेकानंद उन्हें शिक्षित करना चाहते थे, तो उनके बुलाने पर भारत के महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वो भारत आई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। क्या नाम था उनका? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। यानी ये विदेशी महिला थी, ये आयरलैंड में पैदा हुई थी और इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माँ का नाम मैरी इसाबेला था। इनके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो गई, यानी जब ये छोटी सी थी तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनको इनके नाना हैमिल्टन ने इनका पालन पोषण किया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे, यानी वो भी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई, यानी वो हॉस्टल में रहती थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, यानी उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। यानी उसे पढ़ने लिखने का काम अच्छा लगता था, तो जब वो 17 साल की थी तभी एक स्कूल में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश में अध्ययन मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थी। यानी शुरू से ही उसका इन सब चीज़ों में रुझान था। तभी एक घटना घटी। क्या घटना घटी? जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। क्या हुआ कि एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। सन्यासी का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यानी ये शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, तो अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर यानी उनके निवेदन पर वो इंग्लैंड आए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया, यानी उनसे वो पूरा डिबेट किया, उन्होंने वाद विवाद किया, उनसे उलझी पूरा अपने विचार रखे, अपनी जिज्ञासाएं रखी और उनसे उनके उत्तर सुने। और अपने आप को जब वो उनके उत्तरों से पूरी तरह से संतुष्ट हो गई, उसके बाद ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। यानी स्वामी जी ने आग्रह किया गया भारत आइए, तो उन्होंने भी इसको मान लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। यानी अमेरिकन महिलाएं और भी थी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी और वो भी उनके साथ आई और वो गंगा के किनारे वेलूर मठ में कुटिया में रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया।
अब नया नाम निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ को किसने दिया था? स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने। और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। अब देखो भगिनी निवेदिता ने भारत में आकर क्या क्या काम किए, तो उसमें देखो क्या क्या काम आएंगे उनके। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को, एक तो उन्होंने क्या किया, विवेकानंद जी के जो उपदेश थे उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया, लोगों तक पहुंचाया। दूसरा क्या काम किया उन्होंने, कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम भी सिखाया जाता था। क्या क्या कुछ सिखाया जाता था, पढ़ाई लिखाई तो होती ही थी, मिट्टी का काम और चित्रकारी का काम भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो कौन सी महामारी फैली थी, प्लेग। तब उसमें भगिनी निवेदिता ने क्या किया, महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बगैर रोगियों की चिकित्सा, सेवा, साफ सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। तो निवेदिता ने क्या किया, टोलियां बना ली और अपनी भूख प्यास की उनको कोई चिंता नहीं थी, दिन रात रोगियों की सेवा में, उनकी चिकित्सा में वो लगी रहती थी। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। क्या किया उन्होंने, अंग्रेजी जितने भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर थे उनमें उन्होंने मदद की, अपील की और खूब धन भी इकट्ठा किया। किस लिए, इन बीमारों की, इन जो रोगी थे उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए। वह लेखन कला व बोलने में भी निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। यानी उन्हें बोलने का भी पूरा ज्ञान था, कैसे बोलते हैं, लिखने का भी पूरा ज्ञान था। तो इस क्षमता का, अपनी इस काबिलियत का उन्होंने फ़ायदा उठाया और बड़े बड़े समूहों तक अपनी बात पहुंचाई। निवेदिता ने जब अंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूरी ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। अब उसने यहाँ भारत आकर देखा कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कितना क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वो भी क्या करने लगी, पूरी ताकत के साथ भारत की लड़ाई में कूद गई। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियाँ विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का काम भी करने लगी। यानी कि महर्षि अरविंद का न्यूज़पेपर कौन सा था, कर्मयोगी, वो एक पत्र लिखते थे कर्मयोगी, तो उसको भी लिखने का काम उन्होंने किया। कब किया, जब वो महर्षि अरविंद जब जेल में गए, देश की आज़ादी के लिए महर्षि अरविंद जब जेल में गए तो उनके कर्मयोगी पत्र जो था उसका संपादकीय लिखने का काम भी उन्होंने किया। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। क्या अब भारतीय स्त्रियों में ऐसे कौन से गुण थे जो उनको प्रभावित करते थे, उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। अब उन्हें भारतीय महिलाओं की जो लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि ये जो बातें थी ये उन्हें बहुत अधिक प्रभावित करती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत और भाषा आदि से ऊपर थी, यानी वो सबको एक साथ मानती थी। उनकी नज़रों में कोई भी बड़ा, कोई भी छोटी जाति का या कोई भी अलग भाषा का नहीं था। उनके लिए सब सम्मान थे। कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो अंग्रेजी बोलता हो, चाहे हिंदी बोलता हो या कोई भी भाषा बोलता हो, सभी उनके लिए सम्मान थे। चाहे वो प्रांत, यानी वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी राज्य का हो, वो सबको बराबर मानती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। यानी जब से वो भारत में आकर बस गई तब से उन्होंने किसी को भी यह अनुभव नहीं होने दिया कि मैं फ़ॉरेन की हूँ, मैं विदेश से आई हूँ, विदेश में पली बड़ी हूँ। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की, देखो कितनी छोटी उम्र में इतने सारे काम भी किए, लेकिन फिर भी वो 44 वर्ष की अल्पायु में, थोड़ी छोटी सी आयु में ही नीचे लिखे गए वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। यानी इन ऋचाओं का स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गई। कौन सी ऋचाएँ,
अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य। क्या मतलब है इसका? अस्तो माँ सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर, यानी कि हमें हमेशा असत्य को साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सत्य की ओर जाना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से ज्योति की ओर जाना चाहिए, यानी कि जो भी अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको छोड़कर हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। मृत्योर माँ अमृतगम्य, मृत्यु से मोक्ष की ओर जाना चाहिए, यानी कि मृत्यु जो ये जन्म मरण का चक्कर है इससे हमें दूर होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इन ऋचाओं का स्मरण करती हुई वो इस संसार से छोटी सी उम्र में, 44 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही संसार से चल बसी, यानी उनका देहांत हो गया। तो देखो कितनी छोटी उम्र थी उसकी, 44 वर्ष की, लेकिन उन्होंने भारत के लिए इतनी छोटी उम्र में ही, इससे पहले देखो कितना कुछ कर लिया था। तो ये पाठ आपने पढ़ा। अब आपको इस पाठ के शब्दार्थ, ये नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये सभी आपको कॉपी पे करने हैं। धन्यवाद।